हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आएगा। चाहे आप रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम ले लीजिए या यूपीपीसीएल का टेक्नीशियन का एग्जाम ले लीजिए, है ना। इसके अलावा भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का आपका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस अधूरी है ना। देखिए, जो ह्यूमन सेफ्टी है ना, उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता दिया गया है। क्योंकि आप एक अच्छा टेक्नीशियन, एक अनुभवी टेक्नीशियन तभी कहलाएंगे जब आपको खुद की सेफ्टी करने आता हो, है ना। और जब आपको खुद के स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में जानकारी हो, मतलब अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल कैसे रखना है, खुद की सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी कैसे देना है, ये जानकारी आपको आनी चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रीशियन की क्या है, एक बेसिक, इलेक्ट्रीशियन के लिए एक बेसिक नॉलेज है और बेसिक टॉपिक भी है। तो आइए मिल करके इस टॉपिक को अंजाम देते हैं और देखते हैं कि आपके इस क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। साथ ही हमारा निमी टेक्निकल क्लासेस से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कीजिए, जिसका इस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है ना। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन है कि भाई किसी इलेक्ट्रीशियन का मूल कर्तव्य क्या है ना। किसी इलेक्ट्रीशियन का मूल कर्तव्य क्या है। और ये आपके लिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको ये सिखाएगी कि भाई एक इलेक्ट्रीशियन है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच से देखिए, इलेक्ट्रिकल पैनल का संचालन करना, यानी कि आप एक इलेक्ट्रीशियन है, यदि आपको किसी इलेक्ट्रिकल पैनल का ऑपरेटर बना दिया जाए तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसमें जो स्विच गियर होते हैं, सर्किट ब्रेकर लगी होती है, कैसे कैसे उनको ऑन ऑफ करना होता है, कैसे ट्रिपिंग होती है, कैसे क्या होती है ना, ओवरलोडिंग होती है, ये आपको आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ए से आप बिल्कुल श्योर है। कार्यशालाओं, यानी कि कोई एक वर्कशॉप है ना, चाहे आपका कॉलेज का वर्कशॉप हो या किसी इंडस्ट्रियल का कोई फील्ड वर्कशॉप हो, वहां पर जो भी चीजें होती हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए कि कार्यशालाओं में किन किन चीजों का, किस किस नियम का पालन आपको करना पड़ता है, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। और साथ ही वैद्युतिक उत्पादन, है ना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, चाहे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या फिर आपका थर्मली पावर प्लांट हो, मिनिमम कितना किलोवाट का पावर जनरेट किया जाता है और मैक्सिमम कितना पावर जनरेट किया जा सकता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई देखिए, एसी और डीसी दो प्रकार की पावर होती है। तो एसी पावर को जनरेट करना आसान है या डीसी पावर को जनरेट करना आसान है ना। इस चीज की आपको मूल जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वैद्युतिक वितरण, अब देखिए, जब आप वैद्युतिक वितरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वैद्युतिक वितरण देखिए वही जो रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइनें निकाली जाती हैं, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग से जो लाइनें निकली होती हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और हमारा सर्विस लाइन कनेक्ट होती है ना, क्योंकि ये जो बोर्ड चल रही है देखिए, एक सर्विस लाइन से ही कनेक्ट है ये बोर्ड, है ना, वहीं से सप्लाई मिल रही है इसको। तो आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानी जानना, किसी भी काम को आप कर रहे हैं ना तो उसके प्रति जानकारी तो होना है, ये एक अलग बात है, लेकिन सेफ्टी के बारे में भी जानना जरूरी है ना। कि अगर आपको उससे, मतलब कि आपको इस प्रकार से काम नहीं करना है कि आपको कोई चोट आ जाए, है ना, आपको कोई क्षति पहुंचे, ह्यूमन सेफ्टी ना मिले, तो ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए सरकार, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही आपका सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी वाला क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि उष्मा संबंधित बीमार कर्मचारी का इलाज करने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। देखिए, इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि उष्मा संबंधित बीमार कर्मचारी, यानी कि कोई टेक्नीशियन है जो यूं समझिए उसको फीवर हुआ है ना, और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम कौन सा उठाना है, गर्म खाना खिलाना चाहिए। अरे भैया, उसकी बॉडी तो पहले से ही ओवरहीट है, गर्म खाना खिला के मारोगे क्या यार,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। गर्म कपड़े पहनाना चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चाय पिलाना चाहिए, चाय तो ठंडी होती नहीं, चाय भी गर्म होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, डी भी आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ठंडी तथा गीले कपड़े पहनाना चाहिए। देखिए अपन को कभी जब बीमारी होती है ना, यानी कि जब फीवर होता है, तो डॉक्टर भी फीवर के केस में तुरंत इलाज या फिर बॉटल नहीं चढ़ाता, ना ही इंजेक्शन देता है। सबसे पहले वो टेबलेट देगा ताकि आपका जो बुखार है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसके बाद वो ट्रीटमेंट करना चालू करता है। यानी डॉक्टर भी यही करता है और आपको भी यही करना है कि कोई कर्मचारी है यदि वो उष्मा संबंधित बीमार है तो उसको ठंड कपड़े पहनाना चाहिए। मतलब कि देखिए क्या होता है कि अपन की माँ जब हम बीमार होते हैं तो माँ क्या करती है, माँ देखिए माथे पे एक कपड़े लेती है और माथे पे उसको गीला करके रखती है ना। वो उसको भी पता है कि भाई शरीर बॉडी हीट है ना, तो इसको ठंड कैसे करना है ना। तो आपको ठंडी तथा गीले कपड़े पहनना होगा, यानी कि गीले कपड़े पहनने का मतलब यही है कि आपके माथे पे ठंड कपड़ा रखना होगा, है ना। जिससे क्या होता है कि आपका दिमाग ठंडा होगा और दिमाग ठंडा होगा तो फिर बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामान्य दुर्घटनाएं होने का आमतौर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। यानी कि जनरली एक्सीडेंट किस केस में होते हैं, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है। अब कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। अब इसमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि उपकरण का सही प्रयोग ना होना। अगर भैया उपकरण का सही प्रयोग आप नहीं करेंगे तो मुंह की खाएंगे, है ना। इसलिए इंस्ट्रूमेंट का जानकारी होना जरूरी है। कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जानकारी नहीं है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो छेड़छाड़ करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है ना। तो ये उपकरण का सही प्रयोग न होना, उपकरण का सही जानकारी होना। अरे यार अगर सही जानकारी होगी तो फिर एक्सीडेंट कैसे होगा, नहीं होगा ना। उचित प्रकाश उपलब्ध होना, उचित प्रकाश उपलब्ध होना। देखिए यदि आप किसी वर्कशॉप में हैं तो लाइट तो विजुअल अच्छे से होना चाहिए, है ना। अच्छे से आपको चीजें दिखना चाहिए तभी काम करो, या फिर अगर लाइट नहीं है तो काम मत करो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम नाइट के समय भी सफर कर रहे होते हैं, यदि बाइक से आप देखे होंगे तो क्या होता है कि अब रात के समय तो हमें नहीं दिखता ना कि कहां पे स्पीड ब्रेकर है, कि कहां से टर्निंग है, कहां पे क्या है, कुछ चीजें हमें दिखता नहीं। तो क्या होता है कि रात के समय हमें ये पता चल जाए किसी साइन बोर्ड के माध्यम से कि भाई आगे टर्निंग है या फिर आगे कोई स्पीड ब्रेकर है ना। तो हम गाड़ी को स्लो कर दे, ये हमें कैसे पता चलेगा। रोड में तो लाइट होती नहीं हर जगह, है ना। रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, और वो जो साइन बोर्ड होती है लाइट पड़ते ही वो चमकती है और लाइट ना पड़ने पे भी वो चमकती है ना। तो जिससे हमें पता चल जाता है। यानी कि प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। यदि प्रकाश नहीं होता तो एक्सीडेंट हो सकती थी, और क्वेश्चन हमारा एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है। तो उचित प्रकाश उपलब्ध होगा तो जनरली एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। उपरोक्त तो सभी होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानक सुरक्षा नियम है ना। कौन सा विकल्प है जिसको स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अपना खुद का सेफ्टी होता है, अपना खुद का जो स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब खुद का स्टैंडर्ड कहते हैं ना कि यार तेरा कुछ स्टैंडर्ड है भी या नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी करते हैं क्या आप उस काम के प्रति पंक्चुअल हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पंक्चुअल हैं या फिर नहीं है ना। वही आपका क्या होगा स्टैंडर्ड। जैसे आप जगते हैं सुबह के 4 बजे, है ना, सुबह के 4 बजे या 5 बजे, डेली आप 5 बजे जगते हैं, वो आपका एक स्टैंडर्ड हो गया कि भाई मैं 5 बजे डेली जगता हूं, ये मेरा खुद का स्टैंडर्ड है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रूल। उपकरण ऑपरेटर को कार्य के समय सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। ऑपरेटर को उचित कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उचित कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। कार्यस्थल में उचित लाइटिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यह भी गलत है। ऑपरेटर को खतरा युक्त कार्य सबसे पहले करना चाहिए, नहीं, सबसे पहले खतरा युक्त काम नहीं करना चाहिए, सबसे पहले सबसे आसान वाला काम करना चाहिए। देखिए
अब आप क्या करते हैं, जब आप किसी एग्जाम को दे रहे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिए किसी एग्जाम को दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले किस क्वेश्चन पे आप अटैक करते हैं, जो आपको सबसे जनरल लगता है, जो आपको सबसे इजी आसान लगता है, उसी पे अटैक करते हैं, है ना। जब आप उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो मॉडरेट लेवल का, थोड़ा कैलकुलेटिव लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसको आप सॉल्व करते हैं। लास्ट में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं जो सबसे ज्यादा टफ होता है ना। यानी कि जो सबसे ज्यादा टफ है, क्या उस काम को आपको सबसे पहले करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भाई उपकरण ऑपरेटर को कार्य के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यही आपका क्या है, यही स्टैंडर्डाइजेशन को बताता है। ये किसको बताएगा? मानक सेफ्टी रूल को बताएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब देखिए सरकार, क्वेश्चन नंबर अगला है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ना। जैसे कि हम बात किए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, खुद का स्टैंडर्ड क्या है। यदि आपने ये समझ लिया ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ जाएंगे। इसका जो आंसर है वो सुरक्षा और खतरा के लिए बिल्कुल गलत है। ये संरक्षा, देखिए 1 मिनट, हाँ, संरक्षा और सुरक्षा के लिए तो यही बात है। संरक्षा का मतलब होता है कि स्वयं की रक्षा करना, है ना, खुद को स्वयं की रक्षा करना आना चाहिए ना, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। अब देखिए, स्वयं का रक्षा हम ना हर टाइम पे किसी न किसी रूप से कर रहे होते हैं। हम पैदल चलते हैं तो हम स्लीपर पैर में डाल लेते हैं, हम पैर की सुरक्षा कर रहे हैं, है ना। कोई काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या कुछ भी काम करते हैं वर्कशॉप में, तो हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं, हाथ की सुरक्षा हो रही है ना। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं, ओवरहेड पे काम कर रहे हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं, तो वो सर की सुरक्षा। या फिर ओवरहेड पे काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, पूरे बॉडी की सेफ्टी हो गया, है ना। कोई अदर काम करते हैं तो फिर हम गोगल्स का प्रयोग करते हैं, आंख की सुरक्षा। तो हम हर काम में किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार से अपने खुद की सेफ्टी देते हैं। वही होती है आपकी संरक्षा, वही होती है स्वरक्षा। और सुरक्षा, ये सुरक्षा यानी कि सुरक्षा में तो देखिए वर्क की सुरक्षा भी आ सकती है, मशीन की सुरक्षा आ सकती है, ह्यूमन सेफ्टी भी आ सकती है। तो ये सारा चीज जरूरी है, और यही बताता है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल यही बताती है भाई आपको खुद की सेफ्टी करना आना चाहिए, और जिस काम को आप अंजाम दे रहे हैं ना, उस काम को भी आपको सेफ्टी देना आना चाहिए, है ना। यही होता है मेरे भाइयों संरक्षा और सुरक्षा, है ना, यही होता है संरक्षा और सुरक्षा। एसआई इकाइयों के लाभ क्या है? एसआई इकाइयों के लाभ क्या है? बड़ी या छोटी इकाइयों को 10 की शक्ति से प्रकट किया जाता है। अब देखिए, अब कई बार आपने देखा होगा 10 की घात 2, 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात 8, 10 की घात माइनस का 6, है ना। इस प्रकार से आपने चीजें देखी होगी, है ना। इस प्रकार से ये किसको बता रहा है? ये एसआई इकाई के लाभ को बता रहा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या, यदि देखिए 10 की घात 8 को हम क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बड़ी संख्या लिखते हम, है ना। 10 की घात 8 को इतनी बड़ी संख्या लिखते, लेकिन हम एसआई यूनिट जब से बनी है तो हमें क्या बेनिफिट मिला है कि 10 की घात 8 इतनी बड़ी संख्या को हम छोटी सी संख्या में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। आप भी चाहते होंगे बड़ी से बड़ी चीज को छोटी से छोटी संख्या में बदल दिया जाए, है ना। बड़े से बड़े काम में कुछ ऐसा ट्रिक लगाया जाए जिसको कम समय में हम उसको सॉल्व कर सके। तो सबसे बड़ा लाभ यही होता है। इसके बाद देखिए, इसमें गुरुत्व शक्ति का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसमें गुरुत्व शक्ति का स्थिर अंक जी का प्रयोग किया जाता है। ये भी एसआई का ही लाभ है। वॉट का प्रयोग घात की इकाई के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी डी करेक्ट होगा, है ना, उपरोक्त सभी। अब एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये क्या होती है? एसआई का फुल फॉर्म होता है। अब एसआई यूनिट एक्चुअल में है क्या? एसआई यूनिट है क्या? तो सुनिए इसके बारे में। जो माप तौल होता है ना, माप तौल की व्याख्या करने के लिए एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। अब माप तौल का व्याख्या कैसे किया जाता है, समझिए इसको। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, विद्युत हो गया, उसको हम एम्पियर में मापते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का हम एक तरह से व्याख्या कर रहे हैं, है ना, एम्पियर में। और जैसे आपका लंबाई हो गया, लेंथ, उसको हम
हम मीटर में दर्शाते हैं, इसी के साथ में जैसा आपका कोई वजन होगा, वेट, मास जो हो गया, उसको हम ग्राम में लिखते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से हम माप तौल का व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो माप तौल का व्याख्या करने के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ना, और उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का नाम है CGPM, है ना। इसको हम कहते हैं CGPM, जिसको कही जाती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मरइयरस, है ना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मरइयरस, है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म CGPM जिसको कहते हैं हम। ये क्या है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट का मेंबर अपना इंडिया भी है, अपना भारत देश भी इस इंस्टीट्यूट का एक सदस्य है, एक मेंबर है ना। यही वो इंस्टीट्यूट है, यही वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो मतलब कि जहां पर हम माप तौल की व्याख्या करते हैं, है ना। तो ये होता है, देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने टाइम को भी ध्यान में रखते हैं, है ना, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार के रूप में कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपलब्ध होना चाहिए, बताइए। टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन, केवल बी, केवल ए और बी दोनों। ये टिंचर आयोडीन क्या होता है, ये टिंचर आयोडीन है, ये है एंटीबायोटिक। ये क्या है, एंटीबायोटिक एजेंट है। ये क्या है, एंटीबायोटिक एजेंट है। इस एजेंट का काम क्या है, यानी कि घोल। इस घोल का काम क्या है, इसका काम है कि आपको कार्य करने के दौरान कभी हो जाता है बाई चांस कि आपको सब चीज नॉलेज है, हर चीज नॉलेज है, सेफ्टी के बारे में भी, उपकरण को यूज कैसे करना है, औजारों को कैसे चलाना है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि चोट लग जाती है ना, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी चोट लग जाती है। तो जो चोट लगती है ना, जो घाव लगता है ना, घाव हो जाता है, घाव किसको किसको, जो आपके शरीर पे घाव या फिर कोई भाग शरीर का जल जाता है, उस केस में ना इस एंटीबायोटिक एजेंट को लगाई जाती है। और ये घाव और जले हुए भाग को इतना फास्ट तरीके से रिकवर करता है, यानी कि जो मांस जल जाती है शरीर की, उसको इतना फास्ट तरीके से रिकवर करता है। और बहुत इसीलिए इसको क्या करते हैं, जो सेफ्टी, जो आपका प्राथमिक उपचार होता है ना, वहां पर इस टिंचर आयोडीन को रखा जाता है। तो टिंचर आयोडीन, ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा कि टिंचर बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आपको मालूम हो गया कि भाई ये काम कैसे करता है, एंटीबायोटिक, है ना, कैसे काम करता है, ये आपको मालूम हो गया। हाँ, अगला है, देखिए कि कार्यशाला में कार्य करते समय तकनीकी व्यक्तियों को कार्य करने योग्य चुस्त कपड़े पहनने चाहिए। यह किस सुरक्षा का उदाहरण है, यह किस सुरक्षा का उदाहरण है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसका लाजवाब आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। देखिए इसको हम कहते हैं, इस चुस्त कपड़े को हम कहते हैं डोंगरी। इसको हम क्या कहते हैं, डोंगरी, है ना, क्या कहते हैं, डोंगरी, जिसको इंग्लिश में कही जाती है एप्रन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एप्रन। तो एप्रन पहनी जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा एप्रन इस्तेमाल वहां पर करते हुए देखेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होंगी ना, वहां पर एप्रन बिल्कुल कंपलसरी होता है। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को काम करते समय, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक पे काम करेंगे ना, जैसे कोई पीसीबी हो गया, जैसे कोई पीसीबी बोर्ड हो गया, इस पे आप काम कर रहे हैं, कोई रजिस्टर लगा रहा है इस बोर्ड पे, कोई आईसी लगा रहा है, कोई कैपेसिटर लगा रहा है, कोई कॉइल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है ना। तो जब इसमें हम वर्क करते हैं फिजिकल रूप से ना, तो इसमें जो पार्टीशन लगा होता है, जो इसमें चीजें लगी होती हैं, वो स्टैटिक रूप से चार्ज हो जाती हैं। लेकिन ये पीसीबी जो है ना, ये इलेक्ट्रिक रूप से चार्ज हो, है ना, स्टैटिक करंट इसमें ना चले, इलेक्ट्रिकल करंट चले। क्योंकि इसको डिजाइन इस प्रकार से किया जा रहा है कि इसमें जब हम इलेक्ट्रिकली सप्लाई दें तब ये ऑपरेट हो। लेकिन जब आप इस पे काम करते हैं ना, तो ये इसमें एक चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। वो चार्ज इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है। तो
वो खराब ना हो, इसलिए आपके बॉडी से होता हुआ वो अर्थ हो जाए, इसलिए एप्रन पहनी जाती है। ठीक है ना, ये होता है आपका एप्रन। ये देखिए क्या कर रहा है, ये कार्य की सुरक्षा है, शरीर की सुरक्षा है, मशीन की या औजार की, तो ये शरीर की सुरक्षा है। क्योंकि आप इस चुस्त कपड़े को शरीर में पहनेंगे ना, तो ये कौन सा है, ह्यूमन सेफ्टी के अंतर्गत आती है, ह्यूमन सेफ्टी के अंतर्गत आएगी, है ना। वर्क यानी कि जॉब सेफ्टी नहीं, मशीन सेफ्टी नहीं, और टूल सेफ्टी के अंतर्गत ये नहीं आती। कटिंग टूलों का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। दोबारा पढ़ता हूं, कटिंग टूल का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट और लुब्रिकेंट, है ना, किसका प्रयोग, कूलेंट और लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। यह कथन किस सेफ्टी को प्राथमिकता देती है, तो ये देखिए, ये है जॉब सेफ्टी को, ये किसको देती है, ये है जॉब सेफ्टी को, इसको जॉब सेफ्टी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अब देखिए कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं और उसको भी देखिए, निम्नलिखित में से सुरक्षा सावधानी का एक मुख्य उदाहरण है ना। शिद्दत से कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्योरिटी प्रिकॉशन, है ना। कार्यशालाओं के किसी भी उपकरण को बिना अनुमति के हाथ न लगाएं। ऑप्शन नंबर ए से ही हम बिल्कुल संतुष्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा कि कार्यशाला में देखिए क्या होता है ना, सच बताऊं आपको तो कुछ इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं ना, जो नया इलेक्ट्रीशियन बनते हैं, जैसे कि आप नया इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, है ना, अभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज है, अभी आपको टूल्स के बारे में नॉलेज है, छोटे छोटे उपकरण के बारे में नॉलेज है ना, लेकिन आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी सर्विस लग जाएगी, मान लीजिए यूपीपीसीएल में आपने टेक्नीशियन ज्वाइन किया, अब आपको टूल पता है कि भाई कटिंग प्लायर का क्या काम है, लेकिन आपको सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज है ना, आपको मालूम नहीं है प्रैक्टिकल रूप से कि भाई इसको कैसे चलाते हैं, कैसे इससे वायर कट करते हैं। तो जब भी आप उसको देखेंगे ना, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि भाई मुझे टच करने के लिए ये औजार मिल जाता है, ये टूल्स मिल जाता, तो मैं भी थोड़ा इस्तेमाल करके देखता कि ये चलता कैसे है ना। या इसके अलावा और भी कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिसको जानने के लिए आप एक्साइटमेंट होंगे, है ना। लेकिन आपको केवल थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है नहीं, है ना। तो जब तक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ना होना, तब तक आपको किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए हाथ से। हो सकता है कोई मोटर आपने टच कर दिया, उस मोटर में बॉडी लीकेज हो रही है ना, तो फिर आपको झटका लग सकता है, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। इसीलिए कार्यशाला के किसी भी उपकरण को बिना अनुमति के हाथ ना लगाएं। और अनुमति भाई किससे लेने जाएंगे, क्या सरकार से हम पूछने जाएंगे कि भैया इस मोटर को हम छुए या फिर ना छुए, टच करें या ना करें? तो आपका सरकार कोई और नहीं, आपका सीनियर ही होगा, है ना। आपका सीनियर ही आपका गुरु होगा, आपका सीनियर ही आपका सब कुछ होगा। वही आपको नॉलेज देगा, वही आपको सिखाएगा कैसे आपको काम करना है, वही आपको ट्रेंड करेगा, ठीक है ना। तो बिना किसी के अनुमति के किसी भी उपकरण को हाथ नहीं लगाना है। अधिक ऊंचाइयों पर कार्य बिना हेलमेट का भी किया जा सकता है। अरे मरना थोड़ी है यार, अभी तो शादी भी नहीं हुई है। 3 फेज मशीन को अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना आवश्यकता। सिंगल फेज मशीन है, अगर 230 से 250 वोल्ट पर चल रही है तो उसको सिंगल अर्थिंग देना कंपलसरी है, और अगर 415 वोल्ट पे चल रही है तो डबल अर्थिंग देना जरूरी है। क्या पता एक अर्थिंग फेल्योर हो जाए, है ना, तो दूसरी अर्थिंग काम करेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से और एग्जामिनर के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपका साथ यहां तक था, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप देख रहे हैं कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी आपको मजेदार तरीके से मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार का कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आपको शिद्दत से करना है। वीडियो को भी, इस क्लास को भी अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाइएगा, है ना, क्योंकि आपके जैसे ही आपका भी फ्रेंड एएलपी के लिए तैयारी कर रहा है, हो सकता है यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहा हो, है ना। तो दोस्ती जरूर निभाइएगा, इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं इस
टॉपिक का सेकंड क्लास लेकर कल सुबह 7:30 बजे फिर से आना मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को दिल से लव यू, थैंक यू।